हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारत में पंचवर्षीय योजना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक इसी चैप्टर के कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो इससे रिलेटेड टॉपिक समझ लें। देन उसके बाद आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक देखें, लक्ष्यों की प्राप्ति या उपलब्धियाँ, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो हम इसे शुरू करते हैं समझना कि नियोजन के लक्ष्य की प्राप्ति के अध्ययन को मीन्स किसने बोला है। जब हमने अपने नियोजन लक्ष्य को नियोजित किया था 50 से 90 के अंदर। मैं थोड़े से और एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नियोजन के लक्ष्य हमारे टोटल 4 थे, जिसके अंदर हमें जीडीपी की जो ग्रोथ मैन थी उसके अंदर गति लानी थी, मीन्स की जीडीपी की ग्रोथ मैन को बढ़ाना था। दूसरा इसके अंदर हमारा टेक्नोलॉजी था कि हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। तीसरा इसके अंदर हमारा आत्मनिर्भरता था, मीन्स कि हमारे देश को एक आत्मनिर्भर देश बनना था। और चौथा उसके अंदर था नियोजित वितरण, मीन्स कि हमारे जितने देश में लोग रह रहे हैं उन सभी को सारी वस्तुएं, सारी फैसिलिटीज़ प्राप्त हो। सो बच्चों, यहाँ पर उसी नियोजन के लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पर, जो 50 से 90 की अवधि के दौरान यहाँ पर रखे गए थे। और ये जो नियोजन के लक्ष्य की प्राप्ति जब की गई थी तो 50 से 90 के अंदर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की भी स्थापना की गई थी। सो इसमें यहाँ लिखा हुआ है जो पहली 7 पंचवर्षीय योजना का समापन किया गया था। सो जहाँ पर हमारा नियोजन लक्ष्य शुरू हुआ था सो वहीं पर ही पंचवर्षीय योजनाओं का भी शुरू हुआ था। सो अब हम इसके पॉइंट समझते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति से हमें यहाँ पर या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या फ़ायदा पहुँचा। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, मीन्स कि जो हमारे देश की नेशनल इनकम थी वो बढ़ी, लोगों की आय में वृद्धि हुई, हमारे उत्पादकता का स्तर बढ़ा, लोगों के रोज़गार में यहाँ काफ़ी हद तक वृद्धि हुई। हालांकि इसने ये बोला है कि हमारी ज़्यादातर जो योजनाएं थी उन प्लानिंग के दौरान जो हमारा भारत विकास है वो अपना विकास करने में उसने स्वयं को असफल पाया था, मीन्स कि भारत ने जितना विकास सोचा था उतना इसका विकास नहीं हो पाया था। अगर हम डाटा को कंपेयर करें जिसमें इसने बोला है कि नियोजन से पहले की अवधि के दौरान जो हमारे भारत की राष्ट्रीय आय थी वो 0.5% की दर से उसमें वृद्धि हुई थी। ये बच्चों इसने नियोजन से पहले को बताया है कि ये नियोजन से पहले की बात है, जब हमने अपने टारगेट को सेट नहीं किया था कि हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, जीडीपी में वृद्धि करनी है या हमें अपने देश को आत्मनिर्भर देश बनाना है। सो ये उससे पहले की बात है जब हमने नियोजन की नींव अपने देश में नहीं रखी, जिसमें अगर हम देखें तो हमारी भारत की राष्ट्रीय आय में 0.5% वृद्धि हुई थी। लेकिन बच्चों जब हमने अपने देश में नियोजन की नींव रखी, मीन्स कि हमने उन जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में 4 पॉइंट्स को पढ़ा था कि हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, जीडीपी की दर को बढ़ावा देना है, हमें आत्मनिर्भरता बनना है। जब हमने ये इन 4 पॉइंट्स की नींव रखी थी अपने देश के अंदर या जब हम लोगों ने इन 4 प्रस्ताव को अपने देश में लागू किया था तो वहाँ देखने को मिला कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय में 5.8% की वृद्धि हुई है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसे 7वीं योजना के अंतर देखें, जब नियोजन लक्ष्यों को लागू कर दिया गया था, जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बने थे, योजना बनी थी, तो उसके अंत तक हमारी राष्ट्रीय आय में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई और वो 5.8% तक की वृद्धि थी। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं, कृषि में सुधार। सो बच्चों, अगर हम कृषि के सुधार में अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ जो हमारा पंचवर्षीय योजना था उनका कृषि के क्षेत्र के अंदर जो योगदान रहा है वो बच्चों 2 प्रकार से रहा है कि किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं ने हमारे कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। पहला, यहाँ भूमि सुधार देखने को मिला है काफ़ी हद तक, और दूसरा यहाँ प्रौद्योगिकी में सुधार के द्वारा, मीन्स कि यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ भूमि सुधार किया गया है। अगर हम यहाँ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पर किसानों ने अपने खेतों में HYV बीजों पर ध्यान केंद्रित किया, मीन्स कि अधिक उपज वाले बीज देने वाले जो होते हैं HYV बीज पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, जिससे कि जो किसान होते थे उनकी जो उपज जो उनकी भूमि में वो काम करते थे उसमें वो HYV बीजों को डाला करते थे, जिससे उनके कम समय में जो है वो बीजों को प्राप्त कर लिया करते थे। और जो भूमि की
क्षमता थी वो काफ़ी हद तक बच्चों बनी रहती थी, या कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्प्रेशन भी देखने को मिलता था। जो भूमि की क्षमता होती थी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाया करती थी HY बीज से। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार आया है कि किसानों ने अपने खेतों के अंदर HYV बीजों का उपयोग किया। तो इन सुधारों के कारण बच्चों हमारे कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इसका प्रोडक्ट बढ़ा, उत्पादकता में लोगों की काफ़ी वृद्धि हुई। अब हमारा देश जो था अपने खाद्यान्न में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर था। सो आई होप इसका सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं, उद्योग का विकास एवं विविधीकरण। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिला, हमारे उद्योग का बच्चों बढ़ावा हुआ। मैं इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं में जितने भी हमारे पूंजीगत उद्योग थे, जैसे कि क्या हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, इस्पात हो गए, हमारे रासायनिक खाद हो गए, इनमें हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो देश है, हमारा देश लगभग इन चीज़ों के अंदर आत्मनिर्भर हो चुका था। अब हमारे देश को किसी देश विदेश से किसी मशीनरी की या किसी रासायनिक खाद की या इस्पात की या किसी भी बीज के लेन देन की ज़रूरत नहीं थी। हमारा देश सेल्फ डिपेंड देश बन चुका था। और बच्चों, पूंजीगत उद्योगों के अलावा या पूंजीगत वस्तुओं के अलावा हमारा देश उपभोक्ता वस्तुओं में भी एक आत्मनिर्भर देश बन चुका था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया उसका थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से। सो यहाँ पर क्या हुआ कि 1900 तक मीन्स कि 1990 के अंत तक अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने कहीं ना कहीं, हमारे देश ने कहीं ना कहीं उद्योग का विकास विकसित किया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारे देश को मान्यता प्राप्त हुई। आई होप बच्चों आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं, आर्थिक आधारिक संरचना, मीन्स की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमारे देश का बच्चों आर्थिक आधारिक संरचना था, जैसे कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो गई, रहने के लिए जहाँ लोग अपने घरों में रह रहे, बिजली की उपलब्धता हो गई, यहाँ पर उत्पादन क्षमता हो गई, या बैंकिंग जैसी सेवाएँ हो गई, बीमा जैसी सेवाएँ हो गई, इन सब में एक प्रमुख बदलाव बच्चों, एक प्रमुख चेंज यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ का जो था, लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, बैंकिंग सेवाएं काफ़ी अच्छी रही, जिसके कारण हमारा देश जो था वो आर्थिक आधारिक संरचना में कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी वृद्धि दर्ज की। सो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ देखा जाए, जो हमारी भारतीय रेल थी वो अपने ही भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार प्राप्त करने वाला नेटवर्क बन चुका था। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला पॉइंट 4 भी समझ में आया हो, आर्थिक आधारिक संरचना की किस तरीके से लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई और किस तरीके से हमारे देश को एक रोज़गार सर्जित करने वाला नेटवर्क माना गया है, क्योंकि यहाँ की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी और भी जितनी भी सर्विसेज थी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट बच्चों यहाँ देखने को मिली। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, सामाजिक आधारिक संरचना। तो जिस तरीके से बच्चों आर्थिक आधारिक संरचना में चेंज आया, सेम उसी तरीके से सामाजिक आधारिक संरचना में चेंज आया। यहाँ पर लोगों की स्वस्थताएँ और शिक्षा सुविधा, जो एक हमारे सामाजिक आधारिक की एक बेसिक नीड होती है, स्वस्थताएँ और शिक्षा। सो यहाँ पर देश में रहने वाले लोगों के स्वस्थताओं को बढ़ावा मिला, यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा मिला, जिससे हमारे जो सामाजिक आधारिक संरचना थी स्ट्रॉन्ग हुई। क्योंकि जब सामाजिक आधारिक स्ट्रॉन्ग तब होती है तब बच्चों हमारे देश में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, और घर में रहने के लिए लोगों के पास स्थान होते हैं। तो तब जाके कहा जाता है कि हाँ, सामाजिक आधारिक संरचना भी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के स्वास्थ्य को अप्रिशिएट किया गया, शिक्षा को अप्रिशिएट किया गया, और इसके चलते बच्चों यहाँ तक कि जो इसकी मृत्यु दर में गिरावट आई, और जो लोगों की जीवन प्रत्याशा थी, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, एक व्यक्ति के जीने की क्षमता थी, जिसमें वृद्धि हुई। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आर्थिक आधारिक संरचना में इम्प्रूवमेंट आया और सामाजिक आधारिक संरचना में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब हम इसका लास्ट 6 पॉइंट समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सो बच्चों, अगर हम अब इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो उसने बोला है सन 1950 से 90 के दौरान, इस टाइम पीरियड की हम बात करें तो भारत आयात और निर्यात के लिए
तो भारत के आयात और निर्यात के परिणाम में मीन्स किसके रिजल्ट में हमारे आयात में, हमारे निर्यात में, हमारे लेन देन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। मीन्स कि वहीं तक अगर हम नियोजन से पहले की बात करें, जब हमने अपना कोई भी टारगेट सेट नहीं किया था, तो उससे पहले हमारा जो भारत था वो अपने कच्चे माल के लिए मीन्स कि अपने प्राथमिक वस्तु का निर्यातक बना हुआ था। मीन्स कि हमसे ब्रिटेन जो ब्रिटेन विदेश था वो हमसे कच्चे माल को खरीदता था और हम उसके बनाई हुई रेडीमेड वस्तु के तैयार वस्तु का आयातक थे। नियोजन से पहले हम बस यहीं तक सीमित थे कि हमें एक देश से दूसरे देश को या अपने विदेश को प्राथमिक वस्तुएं, कच्चे माल जो होते थे वो देने होते थे और उनसे रेडीमेड माल जो बने बनाए हुए माल होते थे हमें उनसे खरीदने होते थे। हमारा देश कहीं ना कहीं बस इसी पोजीशन तक सीमित था, निर्यात और आयात तक। बट बच्चों यहाँ 50 से 90 के दशक के अंदर यहाँ बदलाव आया, जब हमने यहाँ पर नियोजन की नींव रखी, जिसमें हमारा उद्देश्य जीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाना था, देश को आत्मनिर्भर बनाना था, चाहे वो पूंजीगत वस्तुओं में हो फिर चाहे वो उपभोक्ता वस्तुओं में हो। यहाँ पर धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिला। बच्चों यहाँ पर भारत ने बच्चों इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करना शुरू कर दिया और जिसके कारण भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने का मौका मिला। जैसे ही भारत ने अपने इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करना शुरू करा, मीन्स कि भारत ने अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड वस्तुओं को बेचना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत एक नेशनल, एक राष्ट्र उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया। बच्चों यहाँ पर 1950 के 90 की इस अवधि के दौरान हम बात करें जहाँ पे भारत में काफ़ी चेंज देखने को मिले, तो उस अवधि के अंदर बच्चों जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिले। लेकिन बच्चों इस परिवर्तन के साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय आय थी, हमारी राष्ट्रीय आय में भी हमें वृद्धि या चेंजेस देखने को मिले। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, परंतु इसकी कुछ विफलताएं भी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट इसके जब हमने कुछ रिज़ल्ट देखे तो वो ये निकले कि अभी भी हमारा देश गरीबी को दूर करने में असफल रहा था। यहाँ से गरीबी नहीं हटी थी, हम मुद्रास्फीति की उच्च दर को हटाने में विफल रहे। मीन्स कि यहाँ पर महंगाई ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को हटाने में असफल रहे थे। तीसरा, हम बेरोज़गारी को भी हटाने में यहाँ पर काफ़ी हद तक बच्चों असफल रहे थे। और जो हमारे विकास की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में हम गति लाने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में हमारे आर्थिक विकास की ज़रूरत थी और सामाजिक विकास की ज़रूरत थी। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें अपने विकास के प्रोसेसर में गति लानी थी तो उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी था कि हमें अपने आर्थिक आधारिक संरचना भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो, हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग हो, हमारी सामाजिक आधारिक संरचना भी स्ट्रॉन्ग हो। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारे आर्थिक आधारिक संरचना भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम रहा था और सामाजिक आधारिक संरचना भी हमारा कम था। बच्चों हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लागू किया गया और किस तरीके से हमारा देश की जो स्थिति वो बदलनी शुरू हुई। बच्चों आज की हमारी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।